आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसके पहले कि हम पढ़ें, हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल था और एक प्रियम्बल के बारे में हमने पहले ही कुछ वीडियोज़ में बात कर ली है। 3 वीडियोज़ है प्रियम्बल के ऊपर, तो हमने प्रियम्बल को पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल को पढ़ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट। कितने आर्टिकल्स थे? 395। और कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल। अब ये चेंज हो चुका है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब इतने पार्ट्स और इतने शेड्यूल्स थे। पार्ट्स और शेड्यूल्स और आर्टिकल्स होते हैं क्या है, इसको अगर सिंपल टर्म में समझोगे तो मान लो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक किताब है। उस किताब में 22 चैप्टर है, हर चैप्टर में कुछ अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, उसके अंदर कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर। हर चैप्टर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। और अगर किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखना था तो वो किस में लिखा गया है? शेड्यूल में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, उस किताब पे कितने पार्ट है? 22 पार्ट। हर पार्ट में क्या है? कुछ आर्टिकल्स हैं। और किसी आर्टिकल के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा गया है तो वो कहाँ लिखा गया है? शेड्यूल में। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो है पार्ट 1। टोटल पार्ट कितना है? 22। हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट 1। और मैंने कहा कि हर पार्ट में कुछ अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। तो इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1, 22 पार्ट में से पहला पार्ट। और कितने आर्टिकल हैं इसमें? 1 से लेके 4 आर्टिकल। अभी के टाइम पे देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 22 की जगह 25 पार्ट और 12 शेड्यूल। ठीक है, तो 22 की जगह कितने पार्ट हो चुके हैं? 25। कितने आर्टिकल्स हैं? 448। और कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल्स। तो हम पढ़ते हैं पहला पार्ट और पहले पार्ट में हम पढ़ते हैं कितने आर्टिकल्स हैं टोटल। पहले पार्ट में 1 से लेके 4। और हम शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। पहले ही आर्टिकल में क्या लिखा है देखो, लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो पहले आर्टिकल में 2 चीज़ बता रहे हैं, एक करके समझते हैं। पहले आर्टिकल में बता रहा है कि इंडिया दैट इज़ भारत, इसका मतलब है कि हमारे देश का 2 नाम है, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। ये 2 नाम क्यों हैं? जब संविधान लिखा जा रहा था तो जितने लोग वहाँ बैठे थे वो सोच रहे थे कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया हमें इंडिया नाम से जानती है तो हमें इंडिया नाम रखना है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें भारत नाम रखना चाहिए क्योंकि ये हमारा सबसे प्राचीन नाम है, सबसे पुराना नाम है। और भी काफ़ी सारे नाम का रिकमेंडेशन आया था, लेकिन एट फाइनल डिसाइड किया गया कि ठीक है, हम नाम रखेंगे इंडिया, जो कि है भारत। इंडिया डेट इज़ भारत। तो ये तो समझ गए। इसके बाद लिखा है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसको समझ जाओ। यूनियन ऑफ स्टेट, जब कभी ये शब्द लिख दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं वो अब हमारे देश से अलग नहीं हो सकते। अच्छा, इस चीज़ को और समझते हैं कि स्टेट क्या है। ये देखो, ये सारे हैं हमारे देश में स्टेट्स, और हमने वर्ड क्या लिखा हुआ था? यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि जितने भी हमारे देश में स्टेट है, देखो ये थोड़ा सा पुराना वाला मैप है, तो अभी तो लद्दाख भी आ चुका है, यूटी हो चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पर बाकी जगह देख लो कि जितने भी स्टेट्स हैं, क्या ये अलग हो सकते हैं भारत से? ये भारत से अलग नहीं हो सकते। और अगर कोई पूछे कि ये सारे स्टेट्स
भारत से अलग क्यों नहीं हो सकते, तो हमें बोलना है क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। और ये लोग अलग क्यों नहीं हो सकते, इसको समझने के लिए हम समझते हैं एक दूसरे देश को, और वो है यूएसए। यूएसए जो है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, यूएसए एक यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, यूएसए है फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखो। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि यूएसए में बहुत सारे स्टेट थे, देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे यूएसए में क्या थे, स्टेट्स, और इन सारे स्टेट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना देते हैं। हमें क्या बना देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन सारे स्टेट्स ने मिलके एक सरकार, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया। तो सारे स्टेट्स ने मिलके पावर किसको दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद रखना पावर कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्टेट किसको पावर दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट किसको बना रही है, एक सेंट्रल सरकार को बना रही है। तो फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और क्या होता है इन देशों में, इन देशों में होता है कि हर स्टेट के पास अपना खुद का फ्लैग होता है, हर स्टेट के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर तुम यूएसए में देखोगे तो वहाँ हर स्टेट के पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या भारत में हर स्टेट के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं। फिर अगर तुम देखोगे हर स्टेट के पास उनका अपना एक फ्लैग होता है। क्या भारत में ऐसा है, नहीं। हमारे पास एक ही फ्लैग है और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए में ऐसा क्यों है कि हर स्टेट के पास अपना फ्लैग है, हर स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसीलिए है क्योंकि पहले बहुत सारे स्टेट थे और वो सारे स्टेट्स ने मिलके एक सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण किया। लेकिन क्या भारत ऐसा है, नहीं। हमारे पास पहले एक पूरा देश था और फिर इस देश ने अच्छे से देश चले इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स को बनाया। डिफरेंस है, यूएसए में सारे स्टेट्स एक साथ आए और उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण किया, लेकिन हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं था। हमारे पास पहले एक देश था और उस देश ने फिर जाके स्टेट को बनाया। इसीलिए यूएसए में स्टेट के पास काफ़ी पावर्स है। जैसे कैसे पावर्स है, उनके पास अपने फ्लैग हैं, उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। वो चाहे तो यूएसए से अलग, वो चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। ये जो उन लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है ना, वो चाहे तो एग्रीमेंट तोड़ के अलग भी हो सकते हैं। पर क्या भारत का स्टेट अलग हो सकता है, तो वो अलग नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनियन। भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट। और अगर इसको सिंपल टर्म में याद रखना है तो वो क्या है कि जो भारत के स्टेट है वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। अगर थोड़ा हम सोचें कि ऐसा क्यों किया गया होगा, हमने क्यों अपने आप को एक फेडरेशन नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले देश था और उसके बाद में उस देश ने स्टेट बनाया है, ना कि स्टेट ने देश को बनाया है। इस शब्द को याद रखना कि देश ने स्टेट्स को बनाया है, ना कि स्टेट्स ने मिलके एक देश को बनाया है। जब स्टेट्स मिलके देश को बनाएंगे तो वो लोग फेडरेशन हो जाते हैं। लेकिन जब देश स्टेट को बना रहा है तो हमने क्या नाम रखा है, हम एक यूनियन ऑफ स्टेट हैं। अब स्टेट अलग हो सकता नहीं है। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि पहले ही जब आज़ादी हुई तो पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और अभी के टाइम पे तुम देखोगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि पहले हमारे ही देश का हिस्सा था। तो हम नहीं चाहते थे कि आगे चल के और भी कुछ स्टेट्स भारत से अलग हो जाएं, इसलिए हमने क्या कर दिया कि भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। आई होप आर्टिकल 1 का पहला पॉइंट समझ आया होगा। अब इसके आगे 2 पॉइंट्स और हमें याद रखने, वो देख लेते हैं। जितने भी भारत में स्टेट्स हैं और जितनी भी टेरिटरीज़ हैं हमारे देश में, उन सारों का मेंशन शेड्यूल 1 में हमें मिल जाएगा। मैंने कुछ समय पहले ही बोला था कि संविधान अगर एक किताब है तो उस किताब में कितने चैप्टर्स या कितने पार्ट हैं, 22। अभी कितने हो चुके हैं, 25। पर अब इसको मान के चलते हैं, जब संविधान लिखा गया था तो उसमें 22 पार्ट थे। कितने आर्टिकल थे, 395। और मैंने कहा था अगर एक किसी आर्टिकल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है तो वो कहाँ पे दिया जाएगा, शेड्यूल में। और वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देखो आर्टिकल 1 में बोला गया था कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट
तो इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा। लेकिन कौन से स्टेट, कौन से टेरिटरी, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा स्टेट है और कौन सी टेरिटरी है, उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगा? शेड्यूल 1 में। तो मान लो कोई एक ऐसा इंसान है, कोई भी, जिसको इस देश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो हमें आके पूछता है कि यार ये बताओ कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी टेरिटरीज़ हैं, इनका मुझे नाम जानना है। तो हम उसे कहेंगे कि इसका अगर तुझे नाम जानना है तो तू क्या पढ़ ले? शेड्यूल 1। और तीसरी चीज़ जो हमें आर्टिकल 1 में याद रखना है वो ये है कि टेरिटरी जो है यहाँ पे, इस टेरिटरी का मतलब क्या है? तो टेरिटरी का मतलब होता है सारे स्टेट, सारे यूनियन टेरिटरी, और ऐसी कोई अलग ज़मीन, ऐसी अलग टेरिटरी जो भारत आगे चल के एक्वायर कर ले। अब ये एक शब्द हो गया, एक्वायर का मतलब क्या है? सबसे पहले समझो टेरिटरी मतलब क्या। देखो, ये एक देश है, मान लो ये देश में देख रहे हो, ये है इसकी सीमा, ये है इसकी बाउंड्री, इसी को हम कहते हैं टेरिटरी। पर इसके टेरिटरी में क्या क्या आ रहा है? एक आ रहा है स्टेट, एक आ रहा है यूनियन टेरिटरी, और एक आ रहा है ऐसी कोई ज़मीन जो भारत आगे चल के एक्वायर कर ले। एक्वायर कर ले मतलब, एक्वायर करने का मतलब होता है कि देखो, हो सकता है आने वाले समय में भारत को कोई एक नई ज़मीन मिल जाए। तो हमने अपने पहले ही आर्टिकल में क्लियर रखा है कि कल को अगर भारत को कोई ज़मीन मिलती है तो वो भी किसका हिस्सा रहेगी? किसका हिस्सा बन सकती है? भारत का हिस्सा बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि भारत को कोई ज़मीन मिलेगा कैसे? देखो, एक तरीका है कि मान लो किसी देश ने हमें कुछ ज़मीन गिफ्ट कर दिया तो वो पार्ट हमारा हो गया, या फिर एक तरीका ये है कि हम जाके वहाँ पे लड़ाई किए और हम वहाँ पे जीत गए लड़ाई को, तो वो भी ज़मीन हमारी हो गई। ठीक है, तो किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया। या मान लो कोई ऐसी ज़मीन है जो खाली पड़ी है, वहाँ पर जाके भारत ने कब्जा कर दिया कि भैया ये ज़मीन खाली पड़ी थी, आज से हमारे देश की हो गई। तो इस तरीके से हम किसी ज़मीन को एक्वायर कर सकते हैं। तो टेरिटरी का मतलब क्या है? टेरिटरी का मतलब है कि हमारे देश में जितने स्टेट हैं, जितने यूनियन टेरिटरी हैं, और ऐसी कोई ज़मीन जो कल को भारत सरकार को मिल जाए। देखो, स्टेट में क्या होता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं और वो राज करते हैं। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देख रेख करती है उसका। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, हालांकि अभी वो पढ़ेंगे सेकंड जब हम आर्टिकल 2 करेंगे, पर एक बार आर्टिकल 1 को हम फिर से अगर देख लें तो बहुत ही सिंपल सा है। आर्टिकल 1 में हमें 3 चीज़ याद रखनी है। पहला, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स नाम याद रखना है कि कोई भी स्टेट अलग हो सकता नहीं है, और नाम हमें मालूम पड़ गया, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है, सारे स्टेट्स का नाम हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सारे स्टेट्स का नाम, सारे टेरिटरीज़ का नाम हमें देखने को मिलेगा शेड्यूल 1 में। और जो हम ये बार बार टेरिटरी नाम ले रहे हैं, तो भारत की सीमा टेरिटरी में क्या क्या आता है? सारे स्टेट, सारे यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित जगहें, और ऐसी कोई जगह जो आने वाले समय में सरकार एक्वायर कर ले। ये था हमारा आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में देखते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कह रहा है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसका मतलब ये क्या है, देखते हैं कि पार्लियामेंट बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट कानून बना के कोई भी नई स्टेट को एडमिट कर सकता है हमारे देश में, या फिर एस्टेब्लिश कर सकता है हमारे देश में। ध्यान से समझना, पार्लियामेंट कानून बना के कोई भी नए स्टेट को हमारे देश के अंदर या तो वो एडमिट कर सकता है या तो वो एस्टेब्लिश कर सकता है। यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक है एडमिट और एक है एस्टेब्लिश। देखो, जब आज़ादी हुई थी ना 1947 में, आज़ाद होते ही यहाँ पे तुम एक देख रहे हो स्टेट, वो है सिक्किम। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जो स्टेट है वो है सिक्किम। तो ये जो सिक्किम स्टेट है ना, आज़ादी होने के बाद भी सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे सिक्किम हमारे देश का हिस्सा है। एक और कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये रहा पुडुचेरी। 1947 में जब आज़ादी हुई तो पुडुचेरी हमारे देश का हिस्सा नहीं था, पर आज पुडुचेरी हमारे देश का हिस्सा है। गोवा भी हमारे देश का हिस्सा नहीं था, पर आज गोवा हमारे देश का हिस्सा है। कैसे हुआ ये?
ये हुआ आर्टिकल 2 से, क्योंकि आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आने वाले समय में भारत कोई भी नए स्टेट को भी, कोई भी नई ज़मीन को भी अपने देश का हिस्सा बना सकता है। या तो वो एडमिट कर सकता है या तो वो एस्टेब्लिश कर सकता है। अब देखो, एडमिट और एस्टेब्लिश में डिफरेंस समझो। हम एडमिट उसको करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कोई एक स्टेट है, जैसे कि अगर हम देखें गोवा को देख ले या पुडुचेरी को देख ले, तो यहाँ पे कोई अलग अलग देशों का ऑलरेडी राज था। उसके बाद में भारत सरकार ने जैसे गोवा में एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उस सरकार के लोगों को मार के, अलग देश जिसका कब्जा था उसे मार के हमारे देश से भगा दिया गया, और फिर हमने भारत को अपने देश में ले लिया। सेम चीज़ पुडुचेरी के लिए की गई थी। ठीक है, तो एडमिट हम उसे करते हैं जो ऑलरेडी किसी के देश के कंट्रोल में, और उससे जाके हमने या तो जीत लिया या उसे साइन करवा लिया और हमने ले लिया। लेकिन हम एस्टेब्लिश किसे करते हैं, अब तुम्हें समझ आएगा। मान लो यहाँ पे कोई ज़मीन ऐसे ही खाली पड़ी है, भारत सरकार यहाँ पे आई और बोली भैया ये ज़मीन खाली पड़ी है, हम इसे अपने देश में अब क्या करते हैं, एस्टेब्लिश कर लेते हैं। यहाँ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं था, कोई भी यहाँ पे कोई भी देश का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। तो अगर ऐसी कोई ज़मीन जो ऐसे ही पड़ी है और किसी का भी कंट्रोल नहीं है उस पर, तो उसे हम क्या करेंगे, अपने देश में एस्टेब्लिश कर लेंगे। और अगर कोई ऐसी ज़मीन है जिसमें किसी और देश का कंट्रोल है लेकिन हम उसे जीत गए, तो उसे हम क्या करेंगे, हमारे देश में एडमिट कर लेंगे। तो आर्टिकल नंबर 2 का सिंपल सा मतलब यह है कि पार्लियामेंट कानून बना के किसी भी जगह, किसी भी नए स्टेट को जो भारत का हिस्सा पहले नहीं था, किसी भी नए स्टेट को हमारे देश के अंदर या तो वो एडमिट कर सकता है या तो वो एस्टेब्लिश कर सकता है। पर याद रखना, नए स्टेट को जो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4। हम हर वीडियो में ट्राई करेंगे 2-2 आर्टिकल्स पर डे करते रहें। थैंक यू।